गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले में मैंने आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाया था कि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादी विचारधारा के प्रतिनिधि विचारक थे और उन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए, राजनीतिक स्तर पे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और भारतीयों के अधिकारों की आवाज़ उठाने का पुरजोर समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत में जो अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियाँ ये जो फैली हुई थी, इनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई और वे इसीलिए पश्चिमी सभ्यता के समर्थक थे। पश्चिमी सभ्यता के खुलेपन ने उन्हें बहुत आकर्षित किया और उसकी वजह से उन्होंने विदेशी विद्वानों को पढ़ा और विदेशी विद्वानों के विचारों का उनके जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा। इसी वजह से वे संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश छत्रछाया में रहकर संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही उन्हें जो ब्रिटिश साम्राज्य था या ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार की उदारवादी नीतियों ने बहुत आकृष्ट किया और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश संवैधानिक राज में भारत की उन्नति और तरक्की का रास्ता देखते थे। इसी क्रम में उन्होंने अपना एक सुधारों का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा भी कहा जाता है। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा जो था, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसको लिखा और वो एक तरह से अंग्रेज़ों से उन्होंने डिमांड करी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गोखले ने लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह और फिरोज शाह मेहता के परामर्श से भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत में सुधारों के संबंध में गोखले के ये अंतिम प्रस्ताव थे, इसीलिए इन्हें गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। 1915 में प्रस्तुत की गई सुधार योजना में गोखले ने जो प्रस्ताव पारित किए, वे उनके अंतिम लक्ष्य को व्यक्त नहीं करते थे, अपितु वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे और क्रमिक सुधारों के माध्यम से भारत में उन्नति और तरक्की की डिमांड उन्होंने की थी। ये उनका एक कदम था, मतलब ये राजनीतिक सुधारों की दिशा में एक कदम था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने कहा कि इसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा नाम दिया जाना उचित नहीं है। गोखले ने इन प्रस्तावों में केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों स्तरों पर संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा इनमें प्रांतीय प्रशासन से संबंधित सुधारों के प्रस्ताव सम्मिलित किए गए। इन प्रस्तावों का सार यह था कि गोखले प्रांतीय प्रशासन को भारत की केंद्रीय सरकार और भारत सचिव के व्यापक नियंत्रण की परिधि से बाहर निकालकर प्रांतीय सरकार पर प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। कुल मिलाकर के गोखले भारत में जो प्रांतीय शासन था, उस प्रांतीय शासन को आज़ाद कराने के पक्ष में थे। गोखले की इस योजना में निम्न प्रस्ताव रखे गए। नंबर 1, प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड से एक गवर्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में एक 6 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 3 भारतीय सदस्य हों। गृह, वित्त, कृषि, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, स्थानीय प्रशासन तथा उद्योग और वाणिज्य के विभागों का प्रसार सदस्यों को स्पष्टता प्रदान किया जाए। कार्यकारी परिषद में भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाए, लेकिन उनके लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होने चाहिए। प्रांतों में प्रभावशाली विधायी परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए तथा इन परिषदों में कम से कम 80% सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और हित समूहों से निर्वाचित होने चाहिए। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए इन परिषदों में विशेषतः प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए तथा विशेषज्ञों को छोड़कर कोई भी गैर सरकारी सदस्य मनोनीत नहीं होने चाहिए। प्रांतीय स्तर पर कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद के संबंधों को इस आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए कि कार्यकारी परिषद
संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप विधायी परिषद के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व का वहन भले ही न करे, लेकिन वह सभी मामलों में उसके प्रति जवाबदेह अवश्य हो। वित्तीय प्रस्तावों और बजट पर प्रांतीय विधायिका का स्पष्ट अनुमोदन आवश्यक बना दिया जाना चाहिए। इन परिषदों की बैठकें लंबी अवधि के लिए और कम अंतरालों पर आयोजित की जानी चाहिए। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए और आंतरिक प्रशासन और वित्तीय मामलों में केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से उन्हें यथासंभव मुक्त रखा जाना चाहिए। वित्तीय मामलों से प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए भू राजस्व, सिंचाई, आबकारी, वन, निर्धारित कर, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन इत्यादि पर कर और ड्यूटी लगाने का अधिकार प्रांतों को प्रदान कर दिया जाना चाहिए, जबकि नमक, कस्टम, रेलवे, डाक व तार आदि विषयों पर करारोपण की शक्ति भारत सरकार के पास रहनी चाहिए। प्रत्येक प्रांतीय सरकार के लिए यह आवश्यक बना दिया जाना चाहिए कि निर्धारित अनुपात में करों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा भारत सरकार को अंशदान के रूप में प्रदान करें और अंशदान की ऐसी दर 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दी जानी चाहिए। इस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात करते हैं और प्रांतीय स्वायत्तता के साथ में बहुत जनता को उसमें अधिकार दिए जाने की बात करते हैं। प्रांतीय प्रशासन को व्यापक रूप से विकेंद्रीकरण की बात करते हुए कहते हैं कि इस विकेंद्रीकरण के लिए जिला प्रशासन के विद्यमान स्वरूप को परिवर्तित कर उसे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए तथा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का प्रभावी विस्तार किया जाना चाहिए। संभागीय स्तर पर कमिश्नर के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जिला प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए जिला परामर्शदात्री काउंसिल की स्थापना की जानी चाहिए तथा कलेक्टर के लिए यह ज़रूरी हो कि वह उसके परामर्श से अपने कार्यों को संपन्न करे। इस परामर्शदात्री परिषद में कम से कम आधे सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। गांव में पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होने चाहिए, दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित होने चाहिए। कस्बों और तालुकों में नगर परिषद और तालुका परिषद स्थापित की जानी चाहिए तथा इन्हें पूर्ण रूप से निर्वाचित निकायों का रूप प्रदान किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों व तालुका परिषदों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वे विकास कार्यों को सुविधा से संपन्न कर सके। इसी के साथ केंद्रीय सरकार के स्तर पर वायसराय की कार्यकारी परिषद के विद्यमान स्वरूप में परिवर्तन होना चाहिए तथा उसमें 6 सदस्य सम्मिलित किए जाने चाहिए जिनमें से कम 2 भारतीय हों। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम बदलकर उसे भारत की विधानसभा का नाम दे दिया जाना चाहिए और उसका विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें लगभग 100 सदस्य होने चाहिए। इस सभा के अधिकारों और शक्तियों में वृद्धि करके इसे एक प्रभावशाली व्यवस्थापिका का रूप प्रदान किया जाना चाहिए। रक्षा, वित्त व अन्य सभी मामलों में नीति निर्धारण में इस सभा को प्रभावशाली भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। सेना में भारतीयों को कमीशन प्राप्त करने के व्यापक अवसर दिए जाने चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त सुझाव जो गोखले ने दिए, उन सुझावों से हम स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गोखले केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में सुधारों के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाकर स्वशासन के लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते थे। यह उनकी राजनीतिक यथार्थवादिता और दूरदृष्टि का प्रमाण था कि उन्होंने नगरीय व ग्रामीण दोनों प्रकार की स्थानीय संस्थाओं को स्थापित करने और उन्हें सुदृढ़ आधार प्रदान करने पर बल दिया ताकि जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और वह इन संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली विकास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभा सके। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो लक्ष्य गोखले ने 1915 में निर्धारित किया,
उसकी प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है। और ये जो प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले ने रखे, इन प्रस्तावों को गोखले के अंतिम लक्ष्य की अभिव्यक्ति नहीं माना जा सकता। ये प्रस्ताव इसलिए रखे गए थे क्योंकि मार्ले मिंटो सुधारों से गोखले को बहुत आश्वासन था, या बहुत हद तक वो आशान्वित थे कि मार्ले मिंटो सुधारों के माध्यम से भारत में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होगा, राजनीतिक स्तर पे भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी जाएगी। लेकिन वो महज एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक लालच दे करके भारतीयों को, और दिया कुछ भी नहीं गया। तो इस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजी शासन के समर्थक वो थे, अंग्रेजी नीतियों के वो समर्थक थे, काम करने के तरीके से वो संतुष्ट थे, लेकिन उसके बावजूद गोखले भारतीयों के लिए अपने स्वशासन की मांग कर रहे थे। और अपने स्वशासन की मांग करके उन्होंने जो स्थानीय स्तर था, स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय स्तर पे जो ब्रिटिश हस्तक्षेप था, उस ब्रिटिश हस्तक्षेप को वो कम करने के पक्षधर थे, लेकिन एक साथ कम करने के पक्षधर नहीं थे। वे धीरे धीरे शनै शनै क्रमिक सुधारों के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्षधर थे, और उनका ब्रिटिश शासन में अगाध गहरी आस्था थी। लेकिन जब उन्होंने ब्रिटेन की यात्राएं की और ब्रिटिश यात्राओं के बाद अपने पक्ष को उन्होंने रखा, और उन्हें ये लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी मांगों को ठीक प्रकार से नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने और मतलब हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किया कि अंग्रेज़ भारतीयों की भावना को समझे और भारतीयों की भावनाओं के अनुरूप भारत में प्रशासनिक सुधारों की वो प्रशासनिक सुधारों की नींव रखें, भारतीयों का राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी प्रदान करें, प्रशासनिक अधिकारियों में भी भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा चयन हो। इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने पुरजोर समर्थन किया। अगली क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।